नमस्कार। काव्य यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आरिफ शहडोली इस समय आदरणीय भाई प्रेम कुमार गौतम जी के साथ मदन मानव जी के निवास पर आया हुआ हूँ काव्य यात्रा के बारे में जानने के लिए। तो पहला सवाल हमारे प्रेम कुमार गौतम जी पूछेंगे। सबसे पहले अग्रज भाई मदन मानव जी हमारे वरिष्ठ कवि भी हैं, साहित्यकार हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और शहर के साहित्य जगत की एक गारंटी भी हैं, प्रमुख स्तंभ हैं जिनके नाम पे ये शहर की साहित्य की मशाल रोशन है। आज हम उनके आवास पे हैं, उनको उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए और उनकी जो गतिविधियां हैं, साहित्य गतिविधियां हैं, उनके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मेरी जो जिज्ञासा है वो उनके रचना क्रम को लेके है। उनका जो साहित्य उस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम उनसे ये पूछेंगे कि उनका इन दोनों रचना क्रम क्या है, रचना धर्मता किस स्थिति में है। तात्पर्य क्या है इस समय जो आप क्या कर रहे हैं? आप रचनाएं कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, लिखना पढ़ना तो हमारी चेतना का स्वरूप है और वो चलता ही रहता है। उसी क्रम में ये चाहेंगे कि मैं किस प्रकार का लेखन है, मेरा क्या रुझान है, क्या दिशा है, उस पर प्रकाश डालती हुई मेरी कविताएं हैं, प्रस्तुत कर रहा हूँ। पानी ठहरा रहे, बर्फ़ पिघले नहीं, पानी ठहरा रहे, बर्फ़ पिघले नहीं, है ये साजिश की मौसम ये बदले नहीं, है ये साजिश की मौसम ये बदले नहीं। हाँ, सियासत की साजिश है, हाँ रे सियासत की साजिश है ये, फूटे ज्वालामुखी आग उगले नहीं, पानी ठहरा रहे, बर्फ़ पिघले नहीं, है ये साजिश की मौसम ये बदले नहीं। भूल गया। कोई बात नहीं। रामरेट, आपने पहली कविता कब लिखी थी? किस उम्र में लिखी होगी? उस समय मेरी 22-23 साल की उम्र होगी, जब यहाँ पर क्रांतिकारी रावत जी थे, तो उन्होंने कहीं मुझे सुना होगा, तो उन्होंने कहा, भाई तुम अपनी कविताएं नहीं देते हो जागरण में? हमने कहा, साहब वहाँ कोई छापता तो है नहीं। बोले, मैं छापूँगा। वो वहाँ प्रमुख हस्ती थे, तो उन्होंने लिखे, वो मेरी पहली रचना उस 22-23 साल की उम्र में। कहा वो मुझे, तब से मेरा उत्साह वर्धन हुआ और मैंने फिर और तेज़ी से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते अब आज की स्थिति में हैं। तो आज की स्थिति में हमारा जो चिंतन है वो हो सकता है कि लोगों को दुखदाई हो या अजीब हो। वो ये है, रावण की पराजय हो कि श्री राम की जय हो, रावण की पराजय हो कि श्री राम की जय हो, दोनों ही दशाओं में गरीबों का मरण है। तो ये सोच जो है कि कविता को गरीबी के कारणों पर मोड़ दिया जाए, क्योंकि राधा कृष्ण की और सीताराम की कविताएं तो बहुत होती रहती है और इससे आगे की जो है विचार की दिशा में कोई प्रयास नहीं है लोगों के। और अधिकांश जो है, अधिकांश का ये 99% लोग जो हैं वो ऐसी ही रचनाएं लिखते हैं और लोग समझ लेते हैं कि बड़ी धार्मिक रचना है, साहित्यिक रचना है, या इतनी कठिन लिख देंगे ऐसे कोई अब झांसी में इस समय वैक्यूम है, हमारे कोई अच्छा कभी अच्छा शायर बचा नहीं है। इस वर्ष और विगत वर्ष ने
हमारे बहुत से साहित्यकारों को हमसे छीन लिया है, लेकिन नियति का अपना नर्तन है, वो हम लोगों को झेलना ही पड़ेगा। आपके समय के कौन कौन से शायर रहे हैं जो बहुत ही आपके पसंदीदा भी रहे हैं और आपके साथ रहे? देखिए, जहाँ तक शायरों की बात है तो ये तो मैं और हुस्न की रानी के से वार्तालाप के अलावा और कोई इनकी दिशा नहीं है। न ये समाज के लिए लिखते हैं, न ये धर्म के लिए लिखते हैं। इनकी एक पिटी पिटाई लाइन है, घिसी पिटी, उसी की पुनरावृत्ति इनकी कविताओं में देखी जा सकती। जो मीर और गालिब ने लिख दिया वही उसी की अंश लेकर के ये लोग रचनाएं लिख रहे हैं। हाँ, हिंदी में ज़रूर शरद श्रीवास्तव और श्याम सुंदर सेठ और कुछ हद तक हमारे तो इस प्रकार से साहित्य को कोई निश्चित दिशा और बोझ देने का काम इन्होंने नहीं किया। मुझे इस बात की वेदना होती है कि हम लोग कब कविता को जीवन के उपयोग में लाएंगे, कब उसको दशा ठीक करके सही दिशा में ले जाएंगे। तो आपके जो पसंदीदा कवि रहे वो कौन कवि थे जिनसे आपको सबसे ज़्यादा लगाव रहा, आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? आप स्थानीय पूछ रहे हैं तो यहाँ सेवकेंद्र जी थे और ये श्याम सुंदर सेठ थे और अब फिर उसके बाद में तो निराशा ही हाथ लगी और नियति ने हम लोगों से इन लोगों को भी छीन लिया। अब ठीक है, काव्य यात्रा चल रही है, लेकिन कोई दिशा विशेष में नहीं है। सत्य की दिशा में उन्हें अग्रसर होना चाहिए, तो वो भी कार्य नहीं कर रहे हैं। अपना उद्देश्य सिर्फ आज ये रह गया है कि मंच पर मैं आऊँ और मुझे पढ़ाया जाए। मैंने क्या लिखा है इस पर कोई आलोचना नहीं होती है और इसकी आलोचना होनी चाहिए। आलोचना अगर नहीं होती है तो अंधे कुएं में टटोलने वाली बात है। बिल्ली को, काली बिल्ली को ढूंढ रहे हो हम। कहने का मतलब ये है कि आज दशा और दिशा दोनों में सुधार होना चाहिए, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज़ है, जैसे दुष्यंत कुमार की कविताएं हैं तो एक पंक्ति जो है, और दुष्यंत कुमार ने ये भी कह सकते हैं कि उर्दू वालों का घमंड काफ़ी हद तक दूर किया उन्होंने, कि बिल्कुल नई दशा और दिशा दी और लोगों ने उनको सराहा भी और आज भी वो कोट किए जाते हैं। तो उर्दू भाषा की जो मासूमियत है, हाँ, वो ज़रूर सराहनीय है और जीवन को सही दिशा देने का काम है, वो हमारे इससे नहीं मिल रही है, उर्दू वालों से। हिंदी वाले हैं वो भी घिसी पिटी परंपरा से चल रहे हैं। होना ये चाहिए कि एक क्रांतिकारी दृष्टि हो और इसके बारे में कहेंगे नहीं कहे पार्टी। झांसी की जो शायरी है, उर्दू की परंपरा झांसी में बहुत पुरानी परंपरा रही है। तमाम उर्दूदां लोग रहे हैं, मकबूल शायर यहाँ रहे हैं, चाहे वो तावा झांसवी हों, अयाज झांसवी हों और तमाम लोग जो फिल्मों में गीत लिखते रहे, शायर रहे हैं। आपने उन सबको देखा है, उन सबको सुना है, तो आप उस शायरी के बारे में, जो शायरी की एक दुनिया थी झांसी की, उसके बारे में रोशनी डाले। किन किन की शायरी से आप मुतासिर रहे और किन किन शायरों को आप पसंद करते रहे, ये आप थोड़ा बताएं। जहाँ तक मैंने जैसे आपको बताया कि दशा और दिशा दोनों में सुधार की आवश्यकता है और उर्दू वाले या तो हिम्मत नहीं है उनमें, या यूँ कहो कि घिसी पिटी
चटनी को फिर से 2 सिलबट्टे मार दिए। वही वही है, पुनरावृत्ति है, और उसमें कोई नया स्वरूप नहीं है। उसको दुष्यंत कुमार ने नया स्वरूप दिया और उन्होंने बताया कि कविता सोच से मुक्त नहीं हो सकती। सोच और विचार को तो आपको मुक्त केंद्र में रखना ही होगा, क्योंकि अगर इस तरह से आप नहीं चलेंगे तो ये हैगा कि इस अंधे कुएं में पड़ी रहेगी कविता आपकी। अपनी कोई रचना सुनाइए, कोई कविता अपनी सुनाइए। अच्छा, मैं अपनी जो अधूरी रचना मैंने छोड़ी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए कि पानी ठहरा रहे बर्फ पिघले नहीं, है ये साजिश की मौसम ये बदले नहीं। हाँ ये साजिश सियासत की साजिश है ये, चोर सरमाएदारों की कोशिश है ये। धर्म मजहब की नापाक बंदिश है ये, फूटे ज्वालामुखी आग उगले नहीं। रात चलती रहे ये अंधेरा रहे, रात चलती रहे ये अंधेरा रहे। जुगनुओं का शहर में बसेरा रहे, टिमटिमाते सितारे फलक पर रहें। टिमटिमाते सितारे फलक पर रहें। सूर्य क्या चांद भी कोई उगले नहीं, पानी ठहरा रहे बर्फ पिघले नहीं। हाँ ये साजिश सियासत की साजिश है ये, चोर सरमाएदारों की कोशिश है ये। मीर गालिब बिहारी को गाते रहें, ये भी साजिश है। मीर गालिब बिहारी को गाते रहें, गीत कल रात के ही सुनाते रहें। टिमटिमाते सितारे फलक पर रहें, सूर्य क्या चांद भी कोई निकले नहीं, पानी ठहरा रहे बर्फ पिघले नहीं। मीर गालिब बिहारी को गाते रहें, मीर गालिब बिहारी को गाते रहें, गीत कल रात के ही सुनाते रहें। मुफलिसी भूख क्यों है न सोचे वजह, मुफलिसी भूख क्यों है न सोचे वजह। वेद कुरान गीता पढ़ाते रहें, वेद कुरान गीता पढ़ाते रहें। टिमटिमाते सितारे फलक पर रहे। रचना से हो गई थी। मकरजाल सरमाएदारों के लिए खूबसूरत मकरजाल सरमाएदारों के लिए। हाँ भूख मरो फंस मरोगे जो समझे। हाँ, ये नहीं पढ़ा है मैंने। हाँ, और क्या कह रहे ये नहीं, और कोई रचना? हैं तो रचना भूल जाते हैं असल बीच में। ये ओल्ड एज का डिसएडवांटेज है। जो याद आ जाए। हमारे प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर नहीं मिलते, हमारे प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर नहीं मिलते। गरीबों की सुकन्याओं को भी जो वर नहीं मिलते, गरीबों की सुकन्याओं को भी जो वर नहीं मिलते। कभी बिजली कभी बादल बहुत गरजे, तनिक बरसे धरा प्यासी की प्यासी है। सरल जलधर नहीं मिलते हम, अरे समस्या है पिए विश्व कौन, सब अमृत के लोभी है।
सभी की एक अभिलाषा, बने मीनार के बूटे, बने मीनार कैसे, नीम के पत्थर नहीं मिलते, बने मीनार कैसे, नीम के पत्थर नहीं मिलते। शहीदों की चिताओं, अस्थि कलशों की नुमाइश है, चले उनकी डगर पर जो चले, उनकी डगर पर जो नर नार नहीं मिलते, चले उनकी डगर पर जो नर नार नहीं मिलते। बहुत कवि हैं जो गाते रोशनी के गीत, पर मानो अंधेरों को जो पी जाएं, वो कभी दिन कर नहीं मिलते। अंधेरों को जो पी जाएं, वो कभी दिन कर नहीं मिलते। हमारे प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर नहीं। धन्यवाद। कामरेड, आप जैसे राजनीति में भी रहे कॉलेज टाइम में, और उस समय फिर उसके बाद आप जो है साहित्य में भी रुचि आपकी जागृत हुई, तो क्या राजनीति से पूरी तरह आपने अपने संबंध खत्म कर दी थे कि आगे भी आपकी राजनीति जारी रही? मैं लोग कह सकते हैं कि वे राजनीति में आए फिर साहित्य में आए। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने रावत जी के बारे में बताया, वो क्रांतिकारी रावत जी से उनका एक हाथ उड़ गया था ब्लास्टिंग में, तो ऐसे लोगों के सानिध्य में रहा। कॉमरेड रमेश सिन्हा, रमेश शर्मा, रमेश चौबे, हाँ, वो आरिफ साहब हमारे साथी हैं, और जो रमेश चौबे जी से हम लोगों की प्रेरणा स्रोत थे। तो एक दिशा हमको ये मिली कि शोषण और पुरातनवादी विचारधारा से हमें लड़ना है ऐसा देश में। अगर वो युद्ध हम लोग नहीं लड़ेंगे, भले ही जीत हमेशा नहीं मिलती है, तो ये क्रम चलता रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जो विचारधारा है अब वो तो हमारे विचारों में ढली हुई अपने आप आ जाती है। कविता कॉलेज में शीर्षक से गौतम जी ने एक कार्यक्रम चलाया था, तो उसमें यहाँ पर इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने ये कहा, अरे साहब हमें नहीं मालूम था कि झांसी में इतने विद्वान लोग भी हैं। हमने कहा नहीं, विद्वान की बात नहीं है, हम लोग सोचते हैं, दृष्टि हमारी शोषण के विरुद्ध अवरोध में होती है, और हम समझते हैं कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सच्चाई को उजागर करें। हम जैसे मीर गालिब बिहारी को गाते रहें, गीत कल राती ही सुनाते रहें। हम गौरव में अतीत सिकंदर, अरे अब चले गए सिकंदर, चले गए चंद्रगुप्त चले गए, अब काहे को चंद्रगुप्त के पीछे पड़े हो। आज जो लोग हैं जो कविता के मर्म को जानते हैं, और हर युग में कविता का जो महाकवि जितने हुए हैं उनका एक उद्देश्य रहा है, एक दृष्टि रही है। लेकिन आज जो रचनाएं लिखी जा रही हैं उसमें दृष्टिहीनता है। कोई उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह हमारे समाज को, हमारे देश को लाभ होगा।
आपने अपनी कविता में अभी कवि दिनकर का नाम लिया। दिनकर ने ही हमारे जो कविता की जमात है, साहित्य जमात को एक प्रश्न पूछा था दिनकर ने हम लोगों से। उनकी लाइनें हैं, समर शेष है किंतु नहीं है दोषी केवल विराट, जो तटस्थ। समय शेष है, समर शेष है किंतु नहीं है दोषी केवल व्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो दिनकर ने जो कहा था कि जो तटस्थ हैं, हम साहित्य जमात के लोग अक्सर ये प्रश्न उठता है कि हम लोग अपने मानवीय और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा क्यों नहीं करते। हम भूख पे कविता लिखते हैं, लेकिन सामने अगर भूखा आ जाए तो हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं। अगर कोई किसी को मार रहा है सड़क पे या कोई ऐसी चीज़ है तो हम लोग ये कह के निकल जाते हैं ये तो काम पुलिस का है। कोई घायल पड़ा तो हम कहते हैं कि ये काम पुलिस का है। तो हम कवि लोग, निराला हो या फणीन्द्रनाथ रेणु ने तो नेपाल की क्रांति में भाग भी लिया था। भगत सिंह भी साहित्यकार थे, मुंशी प्रेमचंद भी साहित्यकार थे, लेकिन सबने अपने मानवीय साहित्य और जो मानवीय सामाजिक कर्तव्य थे उनको पूरा किया। आज जो देखने में आ रहा है, दिनकर ने जो सवाल पूछा आज भी है कि सड़क पे अगर एक आदमी ठंड से मर जाता है, हम कविता के लोग उसको कंबल नहीं देते। एक आदमी प्यास से मर जाता है, हम कविता के लोग कहते हैं कि हमें तो केवल कविता लिखना है, हम समाज को जगा रहे हैं। सवाल ये, हम भूखे को खाना नहीं दे पाते, ठंड से कुकड़ते बच्चे को हम गर्म कपड़ा नहीं दे पाते और फिर कहते हैं हम कवि। तो ये जो एक निष्ठुरता आ रही है, एक दोगलापन आ रहा है, हमारी जो हम अनदेखी कर रहे हैं देखते हुए भी, इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि कवि का काम केवल कविता लिखना है, उसको जीना नहीं है। कवि संवेदनशील प्राणी होता है और एक उर्दू के शायर लिखा है कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो जब शायरी इस उरूज पर पहुँच जाती है कि वो अपनी सहनशीलता की सीमा लांघ करके, भाई गौतम जी ने अभी निराला जी की बात कही। निराला जी जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बस जो है कप रहा है, तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी बात है। देखा तो वो आदमी था, उसके नीचे वो ठंडक से उसका कप रहा तो सही। निराला जी ने जो उनको शाल उन्हें 2-4 दिन पहले ही मिला था, निराला जी ने अपने कंधे से उतार करके और उसको पहना दिया। तो अब इससे ही आप देख रहे हैं गौतम जी कि कितना बड़ा एक हमारा क्रियात्मक होना चाहिए, केवल गप्पे आगरा नहीं होना चाहिए और घिसी पिटी शायरी करना तो बिल्कुल ही नहीं। मैंने काफ़ी समय से उर्दू सब लोगों में उठा बैठक में वहाँ पर शायरी में जो तरही मुशायरा होता है हुआ है, उसमें मैं निरंतर जाता रहा हूँ। तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ ये लोग तो वही मीर गालिब बिहारी को गाते रहे, तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। हमने उसकी जुल्फ़ों में हम भी बने हैं, आप भी बसे हैं। तो ये कोई शायरी हुई, ये समाज को कुछ देने वाली बात हुई? कुछ नहीं हुआ। ये तो आप जैसी बात इससे पहले भी कही जा चुकी है, बहुत से लोगों ने कही है। उर्दू वालों के पास तो जैसे खालीपन है, उनके पास कुछ है नहीं। हाँ, हिंदी वालों ने ज़रूर, कुछ लोगों ने, जैसे मैंने दुष्यंत कुमार जी का नाम दिया, अभी दिनकर जी की बात हुई, तो ये लोग थे जो इनकी संवेदना इतनी कोमल थी, इतनी सुकोमल थी कि बिना उसके संवेदना के तो ये लोग कुछ करते ही नहीं थे। इनकी संवेदना भी काफ़ी हद तक
काफ़ी हद तक इनकी संवेदना मानव समाज से जुड़ी रही, और ये केवल मनुष्य ही नहीं, ये कभी कभी पहुंच जाती है कि पशु पक्षी और जीवधारियों के प्रति भी, कि उनके प्रति करुणा और ममता होनी चाहिए हमारी। तो दिशा दिशा तो ये है, लेकिन लोग दिशा उठाते नहीं हैं। अच्छा, इतना आसान नहीं होता है मौलिक लिखना ये, लेकिन जिन लोगों में सामर्थ्य है वो लिख रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि रावण की पराजय हो कि श्री राम की जय हो, दोनों ही दशाओं में गरीबों का मरण है। तो और उसकी अभिव्यक्ति जो है, हमारे कवि समाज के लोग उस ढंग से नहीं करते हैं। पीड़ा उन्हें होती है या नहीं आपके कवियों की, अभी कोई ऐसा वर्तमान में हमें कवि नहीं दिखाई दे रहा है कि जो सही दिशा लेकर के चल रहा हो। देखिए, वक्त है, मोड़ लेता है, कविता का रूप निखरेगा, समाज का एक अंग बनेगा। मैं इसी कामना के साथ अपनी बात खत्म। मेरा जो प्रश्न था अभी उसका सही उत्तर मुझे नहीं मिला। मैंने आपसे जो प्रश्न किया था वो ये किया था कि आपने, हालांकि प्रश्न, मेरी जिज्ञासा शांत इसलिए नहीं हुई कि कवि की भूमिका है केवल कविता लिखना भी है। आपने निराला का जिक्र किया। निराला की एक घटना है, वो जब रिक्शे में जा रहे थे और एक अंग्रेज़, वो पैदल जा रहे थे और एक अंग्रेज़ वहाँ जा रहा था। रिक्शे वाले से कुछ ऐसी कोई गलती हो गई तो उस अंग्रेज़ अफसर ने उस रिक्शे वाले को पटक के मारना शुरू कर दिया। निराला जा रहे थे, निराला ने देखा तो वो अंग्रेज़ उसको हंटर से मार रहा था, घोड़े से उतर के वो हंटर से मार रहा था। निराला ने देखा तो निराला कविता को जीने वाली व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेज़ अफसर का हंटर छुड़ाया और उस अंग्रेज़ अफसर को भरे बाजार मारना शुरू कर दिया हंटर से। ये काम निराला ही कर सकते थे। अब जैसे आपने कहा वो कभी दिनकर नहीं मिलते, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक संवेदना को जीने वाले, एक दुशाला, ठिठुरते आदमी को दुशाला उड़ाने वाले या अन्याय के खिलाफ ऐसा हंटर चलाने वाले, वो कभी निराला नहीं मिलते हैं। इसी शहर में मैथिली शरण गुप्त हुए, तो निराला में और मैथिली शरण गुप्त में क्या अंतर आप पाते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है आपका, और इस संदर्भ में ये निराला जी की संवेदना जो थी बहुत गहन थी, बहुत व्यापक थी। और जहाँ तक मैथिली शरण जी की बात की है, देखिए कैसे वातावरण में आपका पालन पोषण हुआ, ये बात महत्वपूर्ण रखती है। मैथिली शरण जी के बारे में बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई तो बैलगाड़ियों से बारात गई थी और 27 बैलगाड़ियाँ गई थी, जो बहुत बड़ी पैसे वालों की उपलब्धि मानी जाती थी। वे शुरू से ही, आरंभ से ही इस प्रकार का उनकी अब स्वाभाविक है कि जिनको सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, अभाव जिन्हें छू नहीं पाएगा, तो उन लोगों से कैसी कविता की आशा करते हैं। उनसे उन निराला को ढूंढना बड़ी नासमझी की बात होगी। जहाँ तक निराला जी की बात है तो उन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा है, क्या कहूँ किसी से जो न कही, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ किसी से जो न कही। तो जिसने अपनी अभिव्यक्ति कविता में जो अपने एक सहज रंग आता है। जहाँ तक निराला जी की बात है तो निराला जी तो अभाव में, गरीबी में पनपे,
लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि वो इतने तगड़े थे कि अगर दो अंग्रेज भी होते तो दोनों का सिर लड़ा देते। पावर रबड़ी खाने वाले। और तो दोनों की बुनियादी दृष्टि उनके, देखिए किसी भी व्यक्ति के लालन पालन पोषण अभाव, आपका गुरु जो है जिस रंग का होगा आप भी उसी रंग पे जाएंगे। तो जैसे हम लोग से मेरा तात्पर्य हमारे आरिफ शहडोली और मदन मानव, हम लोग ये रमेश चौबे जी से अपनी प्रेरणा लेते रहते थे। चौबे जी में भले ही कुछ और 10 कमियां हों, लेकिन 2 विशेषताएं भी इतनी भारी थी कि वो हम लोगों के मार्गदर्शक बने रहे हम लोगों ने। और एक बार जो व्यक्ति ऐसा हो जाए तो फिर उसका रंग उतरता नहीं है, वो रंग तो उसको चढ़ा रहता है। आज भी आप हमें किसी राजा रानी की कहानी कहोगे तो भी हम उसको उस रंग में ले आएंगे। ये अब है दृष्टि ये है कि जैसे हमने बताया कि बुंदेलखंड कॉलेज के, गर्ल्स कॉलेज के महिला प्रिंसिपल ने ये कहा कि साहब हमें नहीं मालूम था कि झांसी में इतने विद्वान रहते हैं। ये कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर हम लोगों ने एक इस तरह के सहयोग किया है परस्पर, और एक कविता का सही पक्ष जो है वो प्रस्तुत किया है। अब दोनों हमारे कैसे भी मैथिली शरण जी की तुलना उनसे करना कहीं कोई उसकी उपयोगिता नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अब वो मैथिली शरण जी ने साकेत का कुछ अंश पढ़ा और बापू जो सरल हृदय थे, उन्हें कोई कंपटीशन तो करना नहीं था, तो उन्होंने कहा वाह राष्ट्र कवि हैं आप तो। वो गांधी जी का कहना क्या हुआ, वो उनके लिए वरदान हो गया, उनके बच्चों के लिए रॉयल्टी मिलने लगी खूब। वहीं पर दिनकर जी जो थे वो कहते थे हमारे ठेंगे से कहीं हम जाएं, हम किसी राजनीति के अधीन थोड़ी हैं। तो एक स्वाभिमानी आदमी और एक जो है वो व्यक्ति वो है जो समाज को एक नई दिशा देता है। तो एक बुनियादी अंतर जो है उनमें ये है